लंबे पैर वर्सेस छोटे पैर वाली बहू। भीमापुर गांव में रोहन और मोहन नाम के दो सगे भाई रहा करते थे, लेकिन बचपन से ही दोनों के बीच आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। हमेशा उन दोनों के बीच किसी न किसी चीज को लेकर कंपटीशन चलता ही रहता था और ऐसे ही समय के साथ साथ वो दोनों अब बड़े हो जाते हैं और वहीं मोहन को मीना नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपने घर में बिना किसी को बताए उससे मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और मीना को लेकर अपने घर आता है। वहीं मोहन की माँ विमला उसके साथ एक लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे मोहन बेटा, ये तो किस लड़की को अपने साथ उठा लाया? क्यों माँ, आपको मीना पसंद नहीं है? मैं तो आपके लिए एक बहू लेकर आया हूँ जो आपका घर के कामों में हाथ बटा सके। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन क्या तुझे इसके अलावा और कोई लड़की नहीं मिली क्या? विमला को मीना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि मीना दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके दोनों पैर बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिसकी वजह से उसकी हाइट बहुत ज्यादा कम लगती है और इसी वजह से विमला कहती है, अरे ये तो कैसी बोनी बहू को उठा लाया? अरे कम से कम अपनी हाइट देख और उसकी हाइट देख, ये तो तेरे कमर तक भी नहीं आ रही है। विमला की ऐसी बातें सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है। उसी समय मीना कहती है, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई बोनी नहीं हूँ, वो तो बस मेरे शरीर के मुताबिक मेरे पैर बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से मेरी हाइट थोड़ी कम लगती है। मीना इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोहन का छोटा भाई रोहन आ जाता है और वो अपने बड़े भाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे थोड़ा नहीं भाभी, बहुत छोटे हैं, इसलिए तो आप भैया के कंधे तक भी नहीं आ पा रही हो। रोहन, जवान संभाल के बात कर, मीना तेरी भाभी है और मेरी पत्नी, तो तू उसका इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकता है। अरे क्यों नहीं उड़ा सकता हूँ मेरे प्यारे भैया, आपने तो इनसे शादी करके हमारे घर की नाक ही कटवा दी। अब देखना, मैं माँ के लिए इससे भी ज्यादा सुंदर बहू लेकर आऊंगा, जिसकी हाइट भी आपकी पत्नी से ज्यादा हो। रोहन की ऐसी बातें सुनकर मीना कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो बेचारी कह भी क्या सकती थी। इसलिए मीना घर में आते ही विमला का काम में हाथ बटाने लगती है और विमला से कहती है, माँ जी, आप मुझे बताइए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ, आप जब तक जाकर आराम कर लीजिए। अरे नहीं बहू, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तो ऐसे घर में आते ही मैं तुम्हें काम करने के लिए कैसे कह सकती हूँ? कोई बात नहीं माँ जी, इस घर की जिम्मेदारियों को निभाना तो मेरा फर्ज है, इसलिए आप मुझे प्लीज काम करने से मना मत कीजिए। और ऐसे ही रोहन हर रोज मोहन का मजाक उड़ाता रहता है, जिस वजह से एक दिन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और उसी दिन रोहन सोचता है, मुझे अब शादी कर ही लेनी चाहिए, वो भी ऐसी लड़की से जो भाभी के मुकाबले बहुत अच्छी हो। और ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है और अगले दिन जब रोहन अपने काम पर जाता है तो उसी दिन उसके ऑफिस में एक नई लड़की आती है जिसका नाम पायल होता है और पायल के दोनों पैर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा लंबी होती है और वो उस ऑफिस की सबसे लंबी लड़की होती है। इसलिए रोहन उसे देखते ही सोचने लगता है, हाँ, मुझे एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी जिसके पैर बहुत ज्यादा लंबे हो और इसके सामने तो भाभी एकदम चींटी के समान लगेंगी। अब मुझे कैसे भी करके इसे शादी करनी होगी। इतना सोचकर रोहन ने कुछ दिनों में पायल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और पायल ने भी शादी करने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि ज्यादा लंबे पैर होने की वजह से उसकी भी शादी नहीं हो पा रही थी। इसलिए रोहन के प्रस्ताव रखने पर पायल फटाफट से हाँ कर देती है और वो लोग भी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और फिर रोहन पायल को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। तभी विमला पायल को देखते ही कहती है, अरे रोहन बेटा, ये कौन है? अरे माँ, ये आपकी छोटी बहू है पायल। लेकिन बेटा, ये तो बहुत ज्यादा लंबी है और इसके पैर तो बिल्कुल खम्बे की तरह है, क्या तुझे यही लड़की मिली थी? उसी समय पायल कहती है, नमस्ते माँ जी। इतना कहकर पायल जैसे ही विमला के पैर छूने जाती है वैसे ही विमला कहती है, अरे रहने दो, पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में क्या लिखा है, एक बहू जिसके पैर छोटे हैं और दूसरी बहू जिसके पैर खंबे जैसे हैं।
इतना कहकर विमला अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि विमला ने भी दूसरों की तरह अपनी बहुओं को लाने का एक सपना देख रखा था। लेकिन उसकी दोनों बहुएं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी और इसी वजह से रोहन मोहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ भैया, कैसी लगी मेरी पत्नी? अरे मेरी पत्नी के सामने तो आपकी पत्नी बिल्कुल चींटी के समान लग रही है। अरे अपना मुंह बंद कर, मेरी पत्नी तो फिर भी मेरे सामने ठीक लगती है, लेकिन तेरी पत्नी तो तेरे सामने एकदम खंबे की तरह लगती है। और इसी तरह दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई देखकर दोनों बहुएं भी आपस में लड़ने लगती है। अरे ओ चींटी के समान भाभी, जल्दी से मेरे लिए चाय बनाओ, वरना तुम्हें उठाकर इस खंबे पर टांग दूंगी। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे खंबे पर टांगेगी? खुद तो खंबे के जैसी दिखती है, तेरे ऊपर तो बिजली की सारी तारें बंधी होनी चाहिए। अच्छा तो तू मुझे बांधेगी? पहले मेरे हाथ को तो छूकर दिखा, छोटे पैर वाली। और इस तरह घर में चारों तरफ लड़ाई देखकर विमला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, इन लोगों ने तो मिलकर मेरे पूरे घर में महाभारत छेड़ दिया है। अरे पहले मेरे दोनों बेटे क्या कम थे, जो अभी लंबे पैर वाली और छोटे पैर वाली बहुओं ने भी आती ही शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में ऐसी बहुएं नहीं चाहिए। विमला के ऐसा कहते ही सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, माँ यह क्या कह रही हो? आपको तो पता है ना मैं मीना से कितना प्यार करता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम दोनों इसी वक्त अपनी पत्नियों को उनके घर छोड़कर आओ, क्योंकि मैं अपने घर में शांति चाहती हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर विमला अपने कमरे में चली जाती है और उसकी बात सुनकर दोनों बहुएं भी अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इस घर में सिर्फ विमला की ही चलती है। तभी कुछ देर बाद अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है और विमला का घर बहुत पुराना बना हुआ था, जिस वजह से उसकी एक तरफ की दीवार गिर जाती है और विमला कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये घर तो मेरे पति की एक आखिरी निशानी थी, अब मैं क्या करूंगी? उसी समय उसकी दोनों बहुएं आती है और उससे कहती है, माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दोनों हैं ना, हमें दीवार बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन तुम लोग ये काम कैसे करोगी? माँ जी ये आप हम पर छोड़ दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। और ऐसे ही दोनों बहुएं एक हो जाती है और मिलकर घर की दीवार को वापस से ठीक कर देती है, जिसे देखकर विमला कहती है, जैसे तुम लोगों ने एक साथ मिलकर इस घर की दीवार को ठीक कर दिया, वैसे ही जब तुम लोग एक साथ मिलकर रहोगे तो फिर तुम लोग अपने घर के रिश्ते को भी मजबूत कर लोगे, क्योंकि तुम दोनों के पास अपनी अपनी ही एक खूबी है और जब तुम दोनों उसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगी तो तुम लोगों के सारे काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। इसका मतलब आप हमें वापस नहीं भेज रही हो ना माँ जी? नहीं बहू, अब तुम दोनों जैसी भी हो तो मेरी बहू ही ना। और वैसे भी अगली बार जब तूफान आएगा तो मेरी दीवार को कौन ठीक करेगा? इतना कहकर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और उन लोगों के बीच जो भी नाराजगी होती है वो सब दूर हो जाती है और अब सभी लोग मिलकर एक साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। 3 गरीब अनाथ बहनों का सिक्कों का घर। माँ, पिताजी ने तो हमारा पहले ही साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब आप भी हमें छोड़कर चली गई हो। अब हम लोग आपके बिना अपना जीवन कैसे गुजारेंगे? दीदी, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ दीदी, अब हम बिना माँ बाप के। तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी और तुम लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। दीदी, भगवान जी ने तो सबको उनके माता पिता दिए हैं, फिर उन्होंने हमसे हमारे माता पिता को क्यों छीन लिया? हाँ दीदी, भगवान जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी बहन, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, हमारे माँ बाप जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे, इसलिए अब तुम लोग चलो यहाँ से। इतना कहकर दिव्या जैसे ही अपनी दोनों बहनों को लिए घर जा रही होती है, उसी समय वहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और सोनिया कहती है, ये क्या दीदी, बारिश तो फिर से शुरू हो गई। हाँ सोनिया, इसलिए तो मैं कह रही थी जल्दी जल्दी घर चलो, वरना रास्तों पर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा घर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बारिश इतनी तेजी से हो रही होती है जिसकी वजह से पूरे गांव में पानी भर गया था। तभी दिव्या कहती है, हे भगवान, अगर ये बारिश इसी तरह होती रही तो बहुत जल्द नदी का सारा पानी गांव के अंदर भर जाएगा और पूरे गांव में बाढ़ आ जाएगी। अरे दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? आपको तो पता है ना कि हमारा घर सबसे कच्चा और मिट्टी से बना हुआ है, तो अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे?
प्रिया इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से उस गांव में बाढ़ आ जाती है और गांव के सभी लोग इधर उधर बहने लगते हैं और वो तीनों बहनें भी पानी में बहने लगती है। उसी समय वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक पहाड़ी के किनारे पर पहुंच जाती है। उसी समय दिव्या कहती है, इस बाढ़ की वजह से तो हमारा घर भी बह गया होगा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? दीदी, वो घर तो हमारे माता पिता की एक आखिरी निशानी थी, अब तो वो भी नहीं है। इतना सुनकर वो तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। ऊपर से बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, जिस वजह से पूरे दिन बारिश में भीगने की वजह से उन तीनों बहनों को बहुत तेज ठंड लग रही होती है। और अगले दिन जब बाढ़ का पानी थम जाता है और बारिश भी शांत हो जाती है, उसी समय दिव्या कहती है, देखो बाढ़ का पानी भी थम चुका है और बारिश भी बंद हो चुकी है, तो चलो गांव में चलकर अपने घर की हालत देखते हैं। इतना कहकर दिव्या अपनी दोनों बहनों के साथ अपने घर की ओर जाती है, लेकिन अपने घर की टूटी फूटी हालत देखकर उन तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सोनिया कहती है, दीदी, बाढ़ की वजह से तो हमारा घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? और इस तरह वो तीनों अनाथ बहनें अनाथ होने के साथ साथ अब बेघर भी हो गई थी और उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद तो बस एक घर ही था जो उनका सहारा था, लेकिन अब उन तीनों से वो भी छिन चुका था। और ऐसे ही कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और 2 दिनों से भूखा रहने की वजह से उन तीनों बहनों को बहुत तेज भूख लगती है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है दीदी, भूख की वजह से पेट में भी दर्द हो रहा है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लग रही है, क्योंकि हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या करूँ मेरी बहन, हमारे पास तो ना रहने की जगह है और ना ही खाने के लिए खाना। उसी समय प्रिया को एक आदमी चौराहे पर बैठे भीख मांगते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर दिव्या भी लोगों से भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी बहनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। दिव्या लोगों के सामने हाथ पसार कर भीख मांग रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और अपनी बड़ी बहन को इस तरह भीख मांगता देखकर उन दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, हम अपने लिए इस तरह अपनी बड़ी बहन को भीख नहीं मांगने देंगे। इतना कहकर वो दोनों बहनें भी अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर भीख मांगने लगती है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उन तीनों को कुछ पैसे मिलते हैं और पैसों से वो तीनों बहनें अपने लिए थोड़ा बहुत खाना खरीदकर अपना पेट भरती है, जिससे उनकी भूख तो मिट जाती है, लेकिन उनके पास अभी भी रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग चलते चलते जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। प्रिया, सोनिया, रात काफी हो चुकी है, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग इसी जगह पर अपना छोटा सा तंबू लगा लेते हैं, तुम लोग इस काम में मेरी मदद करना, ठीक है? इतना कहकर वो तीनों बहनें मिलकर उसी जंगल में एक छोटा सा तंबू बना लेती हैं, जिसके बाद वो लोग जैसे ही उस तंबू के अंदर सोने जाती है, उसी समय जंगल में कुछ जंगली जानवरों की आवाज सुनकर दिव्या की दोनों बहनें बहुत ज्यादा डर जाती है। दीदी, अगर यहाँ कोई जंगली शेर या जंगली जानवर आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? सोनिया, प्रिया, तुम लोग डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर दिव्या अपनी दोनों बहनों के साथ सो जाती है और अगले दिन सुबह होते ही दिव्या सोनिया से कहती है, सोनिया, प्रिया, इस तरह बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कोई काम ढूंढ लूं जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर हमें इस तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर दिव्या अपनी दोनों बहनों को तंबू में छोड़कर काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता, जिसके बाद दिव्या बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं उसकी दोनों बहनें तंबू में बैठे उसका इंतजार कर रही होती है। उसी समय प्रिया कहती है, देखो सोनिया, हमारी बड़ी बहन हमें कभी भी काम नहीं करने देगी, लेकिन हम लोग उनके पीछे से तो कोई काम कर सकते हैं ना? हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, हमें भी अपनी बड़ी बहन की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो दोनों बहनें भी तंबू से निकलकर गांव के मंदिर के पास आ जाती है, जहां मंदिर के पीछे ही एक बहुत बड़ी नदी होती है, जिसमें हर कोई सिक्के डाल रहा होता है और भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। वहीं कुछ आदमी चुंबक की मदद से उन सिक्कों को नदी से बाहर निकाल रहे होते हैं और ये देखकर सोनिया कहती है, देखो दीदी, ये लोग कैसे चुंबक की मदद से नदी से सिक्के बाहर निकाल रहे हैं। हाँ सोनिया, अगर हमारे पास भी चुंबक होगा तो हम भी नदी में से सिक्के बाहर निकाल सकती हैं। इसके बाद सोनिया और प्रिया गांव के कुछ बच्चों से चुंबक लेकर नदी में से सिक्के बाहर निकालने लगती है।
अरे वाह, ये देखो कितने सारे सिक्के निकल गए। हाँ दीदी, अभी तो हम बहुत सारे सिक्के बाहर निकालेंगे। इतना कहकर सोनिया और प्रिया नदी में से ढेर सारे सिक्के इकट्ठा कर लेती हैं, जिसके बाद वो उन सिक्कों को एक कपड़े में बांधकर अपने तंबू वाले घर में आ जाती है। और उसी के कुछ देर बाद उनकी बड़ी बहन भी घर वापस आ जाती है। और उसके वापस आते ही सोनिया कहती है, दीदी दीदी ये देखो कितने सारे सिक्के। उसी समय पोटली में भरे हुए सिक्कों को देखकर दिव्या हैरान हो जाती है और फिर वो अपनी बहनों से उन सिक्कों के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें अपनी बहन को नदी के सिक्कों के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर दिव्या को बहुत खुशी होती है और फिर वो उन पैसों से पेट भरकर खाना खाती है। और उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें हर रोज उस नदी के पास जाती है और नदी के अंदर चुंबक डालकर ढेर सारे सिक्के इकट्ठा करती है और फिर वो उन सिक्कों से 2 वक्त की रोटी पेट भर खाती है। तभी एक दिन दिव्या कहती है, जब इन सिक्कों से हमारा पेट भर सकता है तो फिर हम इन सिक्कों से अपना घर भी तो बना सकते हैं और सिक्कों से बना घर तो बहुत ज्यादा मजबूत भी होगा और वो बारिश के पानी से खराब भी नहीं होगा। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और इस तरह वो तीनों बहनें सुबह से शाम तक उस नदी में से ढेर सारे सिक्के इकट्ठा करती हैं और फिर मिट्टी के लेप और सिक्कों की मदद से वो लोग अपना एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। इसे बनाते हुए उन्हें काफी समय तो लग जाता है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के बाद वो लोग अपना सिक्कों से बना हुआ घर तैयार कर लेते हैं, जो बिल्कुल चांदी के समान चमक रहा होता है। देखो मेरी प्यारी बहनों, आखिरकार हमने सिक्कों की मदद से अपना ये घर बनाकर तैयार ही कर लिया। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस तरह वो तीनों बहनें उस सिक्कों के घर में रहने लगती हैं और इस तरह वो हर रोज नदी में से सिक्के निकालकर अपना गुजारा करने लगती है। और उसी की मदद से दिव्या अपनी दोनों बहनों को एक अच्छे से स्कूल में डाल देती है, जिसके बाद से वो तीनों अनाथ बहनें उस सिक्कों के घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। ठंड में गरीब 3 बहुओं का बस का घर। ओहो माँ जी, आज तो कितनी ठंड हो रही है, मेरे तो पूरे हाथ ही जम गए हैं। अरे बहू, तुम लोग तो फिर भी घर के अंदर हो, लेकिन तब भी तुम लोगों को इतनी ठंड लग रही है, तो सोचो तुम्हारा पतियों का क्या हाल हो रहा होगा, जो इतनी ठंड में भी बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। सही कहा माँ जी आपने, आपके बेटे बहुत हिम्मत वाले हैं, जो इतनी ठंड में भी बाहर जाकर काम कर रहे हैं। शांति अपनी बहू के साथ घर में बैठे ऐसी बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके तीनों बेटे मुंह लटकाए घर में वापस आते हैं। उसी समय शांति उनसे कहती है, अरे क्या बात है बेटा, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी घर आ गए, काम खत्म हो गया क्या? नहीं माँ, आज काम नहीं, आज तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माँ हमें माफ कर दो, वो दरअसल हम लोगों ने 3-4 महीने से घर का किराया नहीं दिया था, क्योंकि हमारा सारा पैसा तो घर के खर्चे में ही निकल जाता था। इसलिए आज घर का मकान मालिक हमारे पास आया था और वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर हमने शाम तक उसे सारे पैसे नहीं दिए तो वो हम लोगों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। क्या? अरे वो ऐसा कैसे कह सकता है? अब भला शाम तक हम इतने सारे पैसे कैसे चुका पाएंगे? तुम लोगों ने उससे कुछ दिन की मोहलत क्यों नहीं मांगी? माँ, हमने उसके सामने कितने हाथ पैर जोड़े, कितनी विनती की, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और उल्टा हमारी आज की मजदूरी के सारे पैसे भी लेकर चला गया। शांति अपने बेटों की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उतने में ही दरवाजे पर उनका मकान मालिक सुरेश आ जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ, तुम लोगों ने अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं किया क्या? लगता है तुम लोगों को यहाँ से धक्के मारकर निकालना ही पड़ेगा। अरे अरे भाई साहब, हम गरीबों पर जरा सी तो दया खाइए, हम लोग इतने ठंड में कहाँ जाएंगे, हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। अरे मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है? जाओ जाकर मरो कहीं, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। अरे आप इस तरह से मेरी माँ से बात नहीं कर सकते। अच्छा, अब तू 2 कौड़ी का मजदूर मुझे बताएगा कि मुझे किससे किस तरह से बात करनी चाहिए। अरे बेटा चुप हो जा, ऐसे इंसान से मुंह लगकर कोई फायदा नहीं, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर शांति अपने तीनों बहू बेटों को लेकर रात की कड़ी ठंड में बाहर निकल पड़ती है, लेकिन ठंड ज्यादा होने की वजह से उन लोगों का शरीर कांप रहा होता है। उसी समय उसकी छोटी बहू कहती है, ये लीजिए माँ जी, आप मेरी शॉल ओढ़ लीजिए, बहुत ठंड है, अगर आपको ठंड लग गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। शुक्रिया बहू, लेकिन तू क्या ओढ़ेगी? माँ जी आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ।
इतना कहकर फिर से शांति अपने परिवार को लेकर आगे चलने लगती है। तभी वो लोग चलते चलते जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं। सुनो बेटा, यहाँ तो हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। चलो कुछ देर यहीं पेड़ों के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, पता नहीं सुबह फिर क्या होगा। इतना कहकर शांति और उसके बहू बेटे पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन ठंड की वजह से पेड़ों के पत्तियों के ऊपर से ओस की बूंदें नीचे गिर रही होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है। अरे माँ जी, अगर हम ज्यादा देर तक इस पेड़ के नीचे बैठे रहे तो हम लोग सुबह तक बीमार पड़ सकते हैं। चलो कहीं और चलते हैं यहाँ से। हाँ माँ, वैसे भी इस घने जंगल में इस तरह से रात में रुकना सही नहीं है। उसी समय शांति की बड़ी बहू को कहीं से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, अरे ये तो बस की आवाज लग रही है। इसका मतलब यहाँ आसपास कहीं कोई बस स्टैंड है। चलिए माँ जी, हम वहीं पर चलते हैं। बहू बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ ऐसे फुटपाथ पर रहने से अच्छा तो हम लोग बस स्टैंड पर जाकर रहे। इतना सुनकर सभी लोग मिलकर बस स्टैंड ढूंढने लगते हैं और कुछ ही देर बाद उन सबको वो बस स्टैंड मिल जाता है। अरे माँ जी, ये बस स्टैंड तो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है और ये देखिए, ये बस तो कितनी पुरानी और खाली पड़ी हुई है। हम इसके अंदर अपनी रात गुजार सकते हैं। सही कहा बहू, कम से कम इसके अंदर हमें ठंड तो नहीं लगेगी। इतना कहकर शांति का पूरा परिवार बस के अंदर घुस जाता है और बस की एक एक सीटों पर जाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं, माँ जी मैं सोच रही थी कि हम लोगों को मिलकर कुछ काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे समय पर मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम लोगों की हालत इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है बहू, तुम लोगों के साथ मैं भी कुछ काम कर लूंगी। ये आप क्या कह रही हो माँ, हमारे होते हुए आप काम करोगी? अरे बेटा, इस समय हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, तभी हम अपनी इस गरीब हालात को सुधार पाएंगे। इसलिए तुम लोग चिंता मत करो और अपने काम पर जाओ। यहाँ मैं और बहुएं मिलकर कोई दूसरा काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर शांति के बेटे वापस अपने मजदूरी के काम पर चले जाते हैं और वहीं शांति अपनी बहुओं को लेकर शहर की ओर काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ती है। काश यहाँ शहर में हम लोगों को कोई एक जैसा ही काम मिल जाए, इससे हम लोगों को अलग अलग जाकर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी। शांति और उसकी बहुएं ऐसी बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उनसे कहता है, सुनो, तुम सबको जैसे काम की तलाश है, मैं तुम सबको वैसा काम दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग काम किया करते थे आज से वो लोग काम पर नहीं आएंगे और मेरी ड्राई क्लीन की बहुत बड़ी दुकान है, तो मैं ग्राहकों के इतने सारे कपड़े अकेले तो नहीं धो पाऊंगा। तो अगर तुम चाहो तो तुम लोग मेरे यहाँ ये काम कर सकती हो। उस आदमी की बात सुनकर लाचार सास बहुएं तुरंत उस काम के लिए हाँ कर देती है। उस समय वो आदमी उन सास बहुओं को एक खाली ग्राउंड में रखे एक बड़े से टब के पास ले जाता है और कहता है, चलो अब तुम सब जल्दी से मिलकर ये सारे गंदे कपड़े को धो दो, उसके बाद फिर मैं और भी कपड़े ला कर देता हूँ। अरे ये पानी तो बहुत ठंडा है और ऊपर से ये ठंडी हवाएं। माँ जी आप ऐसा करिए, आप यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। नहीं, सब अपना अपना काम करेंगे, यहाँ कोई बैठने नहीं आया है, वरना मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। गरीबी से लाचार सास बहुएं ठंड की परवाह न करते हुए कपड़े धोने शुरू कर देती हैं और शाम को काम खत्म होने के बाद अपनी मेहनत के पैसे लेकर वे लोग वापस अपने बस के घर में पहुंच जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ उसके तीनों बेटे भी काम से वापस आ जाते हैं। माँ क्या हुआ, आज आप लोगों को कोई काम मिला? हाँ बेटा, आज हम लोगों ने कुछ पैसे तो कमा लिए हैं। क्या बात है माँ? हाँ बेटा, उन्हीं पैसों से कुछ राशन खरीद कर ले आए थे, इसलिए बहुएं मिलकर खाना बना रही है और कुछ चादर भी खरीद लाए। अरे वाह माँ, आप लोग तो घर से बाहर निकलते ही घर की आधी परेशानियों को ही दूर कर दिया। चलो अब जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ, ये लीजिए, आप सब बैठ जाइए और गर्मा गर्म खाने का मजा लीजिए। किसी ने सही कहा है कि अगर पूरा परिवार साथ मिलकर रहे तो मुश्किल से मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है। हाँ बेटा, एकजुट रहने में ही तो परिवार की असली ताकत का पता चलता है। इतना कहकर पूरा परिवार मिलकर खाना खाने लगता है और ऐसी ही शांति का परिवार अपनी गरीबी में गुजारा करने लगता है और ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं कि तभी एक दिन बस स्टैंड पर कुछ सरकारी अफसर आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे आप लोग यहाँ किससे पूछ कर रह रहे हो, ये कोई होटल नहीं है, इसलिए आप लोग जल्दी से ये जगह खाली करो।
क्या हुआ साहब, आप हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? अरे ये क्या तुम्हारे बाप की बस है जो तुम लोग यहाँ रह रहे हो? सुनिए साहब, हमें पता है यहाँ किसी के बिना इजाजत के रहना सही नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोगों के पास और कोई ठिकाना ही नहीं है। हम लोग इतनी ठंड में कहाँ जाएं? इतना कहकर बहुएं अपनी सारी कहानी उन सबको बताती है और कहती है, साहब अब आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाएं? देखिए, हम लोग आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन सरकार ने आप जैसे लोगों के लिए सरकारी घर बनवा रखे हैं, तो आप लोग चाहे तो उस योजना का आनंद ले सकते हैं। इसलिए हम तब तक के लिए आपको कुछ दिनों की मोहलत और दे देते हैं। उस अफसर की बात सुनकर शांति के परिवार को रोशनी की एक उम्मीद दिखाई देती है। और फिर क्या, शांति के बेटे तुरंत जाकर सरकार द्वारा चलाई गई योजना में हिस्सा लेते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में उनको अपना खुद का एक पक्का मकान मिल जाता है। और फिर वो सब बस से निकलकर अपने असली घर में आ जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।